सो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेसिकली छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक, छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टेट सिंबल्स हैं, आज उस विषय पर चर्चा करेंगे। और ये आपके आगामी एफसीआई वॉच यहाँ पे जो सीजीपीएससी प्यून भर्ती के हैं ना, उस पर क्या है एक्चुअल में ये क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास की सबसे खासियत बात यह है प्यारे दोस्तों कि आज इस वीडियो में हम लोग लेक्चर सीरीज कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद लेक्चर सीरीज जैसे ही कंप्लीट होता है फिर हम क्या है इस रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है जो आपके परीक्षा के परिदृश्य से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सारे विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और बहुत सारी चीज़ डिस्कशन करेंगे। बाकी बहरहाल किसी चीज़ को लेकर आपके उन्हें कोई शंका होगी आप लोग कमेंट्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी व्यावसायिक पर व्यापम हो गया या फिर किसी भी वन डे एग्जामिनेशन की तैयारी करें परीक्षा की ना, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और देखिए, चूँकि बारिश के नाम से हो सकते हैं थोड़ा डिस्टर्बेंस आप लोग को फेस करना पड़े, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल चीज़ें होती रहती हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें विषय सूची की, हमें कंटेंट ऑफ टेबल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या क्या मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले चूँकि हमारा विषय ये छत्तीसगढ़ के जो चिन्ह है ना, राजकीय चिन्ह है, उनके बारे में चूँकि बात करेंगे तो यहाँ आज हम पक्षी के बारे में देखेंगे, राजकीय पशु के बारे में चर्चा करेंगे, राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है और राजकीय गीत क्या है। इन सारे टॉपिक्स पे मतलब कंप्लीट मैं बात करूँ 5 मुद्दे हैं जिन पे आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला चीज़ देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी का अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना होता है। अब देख लेते हैं पहाड़ी मैना के बारे में हमें और कौन कौन सी चीज़ जाननी चाहिए जो परीक्षा के परिदृश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैसे छत्तीसगढ़ का पहाड़ी मैना क्या है, ये राजकीय पक्षी है और देखिए इसे हिल मैना के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी आपको पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में हिल मैना के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे कहा जाता है, पहाड़ी मैना को। ओके, और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए इसका वैज्ञानिक नाम, ये जो साइंटिस्ट नाम दिया गया ना, इसको याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिसुलारिस, है ना, पेनिनसुलारिस। ओके, उम्मीद है ये चीज़ आपको थोड़े से देखेंगे 2 से 3 बार आप याद करेंगे ना। अब जब आपको याद कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको पूरा नहीं होता तो आप जो ग्रेकुला है आप इसको याद रखिएगा, ग्रेकुला, तो आपके पास क्या है फिर ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस, है ना, ये आसानी से याद हो जाएगा। थोड़ा 2-3 बार आप प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद देख लीजिए हिल मैना चमकीले जेट काले रंग के होते हैं। देख लीजिए यहाँ पे जो पहाड़ी मैना है ना, जो इसका कलर है ये काफ़ी ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये कौन से कलर का होता है, ये जेट ब्लैक कलर का होता है। जिनके पंखों पर, है ना, अब ध्यान से सुनिए इसकी विशेषता, जिनके पंखों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला सफ़ेद पैच, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये हो गया सफ़ेद पैच। उसके बाद पीले बिल, है ना, पीले बिल पैरों पर और सिर पर नग्न त्वचा के चमकीले नारंगी पीले धब्बे होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पे देख सकते हैं पीले रंग का इसके पैरों पर हो गया, और ये इसके जो पर है वहाँ पर भी आपको पीले रंग के जो बिल हैं वो आपको दिखाई देंगे, है ना, और त्वचा पर ये दिखाई देते हैं। और इसके अलावा नारंगी पीले धब्बे भी आपको दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं ना, बस इन्हीं की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और देखिए लिंग समान होता है, यानी कि जैसे जो मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी होते हैं ये भी इनमें होते हैं। और सबसे मेन महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसे छत्तीसगढ़ के है ना बस्तर मैना के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पे किन किन चीज़ों को याद रखेंगे, देखिए छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी अगर पूछे तो पहाड़ी मैना हो गया। उसके बाद यहाँ पे उसका वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो ग्रेकुला, है ना, सॉरी ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस हो गया। उसके बाद इसके बाद क्या है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसे छत्तीसगढ़ का बस्तर मैना, है ना, बस्तर मैना के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते यहाँ की अगर हम और इसके बारे में जाने तो देखिए ये क्या है, यह एक लुप्त प्रजाति बनता जा रहा है, और है ना, क्योंकि इसकी संख्या तेजी से घट रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पहल की है और इसके बेहतर संरक्षण के लिए इस प्रजाति को राजकीय पक्षी घोषित किया है। अब देखिए मतलब काफ़ी कॉमन और काफ़ी सोचने वाली बात भी है कि इस पक्षी को राजकीय पक्षी घोषित करने का कारण क्या है। तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि ये एक लुप्त प्रजाति लुप्त होती जा रही है ना, इसकी प्रजाति बहुत हद तक लुप्त होती जा रही है और ये विशेष क्षेत्रों में ही पाया जाता है, ना कि पूरे छत्तीसगढ़ सर्कल में। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सर्कल है, मतलब कौन कौन से लोकेशन है जहाँ पे इनकी पहचान होती है, यहाँ पे जहाँ पर ये जो पहाड़ी मैना वो पाए जाते हैं। तो देखिए इनको कंजर्वेशन करने के पीछे, संरक्षण देने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि इनकी जो संख्या है वो काफ़ी तेजी तादाद में घटती जा रही है, और इसीलिए सरकार ने क्या किया, इसे जो राजकीय पक्षी घोषित किया ताकि इसका जो शिकार होता है, इसका जो मतलब जो जिस हिसाब से इनकी जो स्मगलिंग करी जाती है ना, उन पे तस्करी की जाती है, उन पर रोक लग सके। आदतें, अब यहाँ पे इनकी क्वालिटीज़ देख लेते हैं, इनकी क्या हैबिट्स होती हैं। तो इनकी सबसे अच्छी आदत यह है कि यह एक महान नकल करने वाला और बातूनी है। देखिए इसमें सबसे बेस्ट अगर क्वालिटी की बात करें तो ये किसी भी चीज़ को
बहुत जल्दी कॉपी कर लेती है। जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन बींग होते हैं, मानव से उनसे काफ़ी मिलनसार होती है और ये जो है आपकी बातों को हूबहू नकल करने में और बातूनी है ना, इसलिए और उस ये जो है ना, और उसके बाद ये एक पिंजरे में पक्षी के रूप में बहुत ही मूल्यवान है। देखिए तो इसमें कई क्वालिटीज़ हैं, जिसके कारण ये जो क्वालिटीज़ है ना, इन्हीं की जो ये इसकी खुद की क्वालिटी है, इसी के कारण इसको आज प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अब प्रॉब्लम कैसे फेस करना पड़ता है, इनकी जो संख्या है वो बहुत तादाद में कम क्यों हो रही है, क्योंकि देखिए ये बहुत तेज़ी से नकल कर सकते हैं और बहुत बातूनी है, और चूंकि बहुत बातूनी और नकल करने में एक्सपर्ट है, इसलिए ये मानव को अपनी तरफ इंट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसलिए इसके जो प्रजाति है एक हिसाब से ये भी लुप्त होती जा रही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं घोंसला बनाने की अगर हम देखें तो ये क्या करते हैं, नेस्टिंग सीजन में, यानी कि मार्च से अक्टूबर तक होते हैं ना, नेस्टिंग सीजन जो होता है मार्च से अक्टूबर तक होता है, तो ये केवल 2 से 3 अंडे देती है, और ये केवल नेस्टिंग सीजन में यानी कि मार्च से अक्टूबर तक ही ये जो है, ये जो पक्षी है वो अंडा देती है, और कितना देती है, 2 से 3 ही अंडा देता है सीजन में। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें संरक्षण की, तो संरक्षण क्यों दिया गया, सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन में बात करूँ तो देखिए जो पहाड़ी मैना होते हैं, जो हिल मैना होते हैं, मेनली कहाँ पाया जाता है, आपका दंतेवाड़ा हो गया, बीजापुर हो गया, नारायणपुर हो गया, कोंडागांव हो गया, जगदलपुर हो गया, गुप्तेश्वर हो गया, तिरिया हो गया, और उसके बाद है ना कुंचा हो गया। तो ये यहाँ के जितने भी जंगली इलाके हैं, यहाँ पे ये जो मतलब जो पक्षी है वो पाया जाता है। और देखिए द गवर्नमेंट हैज़ बीन कंसर्विंग हिल मैनस इन हंगर वैली नेशनल पार्क। तो हंगर वैली नेशनल पार्क में सरकार ने क्या किया, इनको संरक्षण देने का प्रावधान जो है बनाया है। आगे देख लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो राजकीय पक्षी मैना है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है ना, पहाड़ी मैना, देख लीजिए। अब यहाँ पे उसको संरक्षण देने के पीछे का रीज़न मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। यह मानव आवाज और स्वर की उत्कृष्ट नकल करता है, ठीक है। यहाँ पे अब इस चीज़ को हाईलाइट किया हूँ तो आप समझ सकते हैं कि इसकी स्पेशलिटी क्या है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, ये जो इसकी स्पेशलिटी है यही इसके खतरे का कारण बन गया है ना, जो इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाता है। यह बड़ी सटीकता और पूर्णता के साथ मानवीय आवाज़ों की नकल कर सकता है। यह दुर्भाग्य से इसकी घटती संख्या के लिए जिम्मेदार है। इसे पालतू जानवर के रूप में पकड़ा और बेचा जाता है और स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी ऊंची कीमत होती है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही आपको कई बार रिपीट किया, ये जो मानव आवाज़ और स्वर है यही इसकी उत्कृष्ट पहचान है, लेकिन इसकी पहचान ही इसके लिए खतरा बनती जा रही है ना, क्योंकि इसी के कारण इसको बहुत जो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट है उसमें बहुत इसकी सेलिंग जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और काफ़ी ज़्यादा प्राइस मिलता है, इसलिए इसकी सेलिंग कंटिन्यू होती जा रही है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आया होगा। बाकी पहाड़ी मैना का वर्गीकरण आप अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ पे मैंने इसके लिए कंप्लीट एक इमेज यहाँ पे डाल दी है, कब क्या है सारे चीज़ अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। अगर आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। बाकी और किसी चीज़ से लेके कोई दिक्कत वगैरह होता है, किसी चीज़ समझाने में मुझसे कोई गलती होती है, फिर समझ नहीं आती तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जंगली भैंसा, है ना, जंगली वन भैंसा जो है ये छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। अब पे देख लेते हैं क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। वन जल भैंस छत्तीसगढ़ का आधिकारिक राज्य पशु है। जल भैंस आमतौर पर है, जंगली भैंस आमतौर पर। देखिए सबसे पहले ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है ना, ये आप इसको याद रखिएगा कि जो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है जंगली वन भैंसा है, वो एक्चुअल में उनकी लोकेशंस क्या रहती है, वो कैसे जगह चुनाव करते हैं अपने रहने के लिए। तो देख सकते हैं जंगल है ना, जंगली वन भैंसा आमतौर पर जलोढ़ मैदानों, है ना, जलोढ़ मैदानों, घास के मैदानों और दलदल में पाए जाते हैं। हालांकि वे अपने आश्रय के लिए वुडलैंड्स का भी उपयोग करते हैं। अब वुडलैंड्स का क्या मतलब होता है, जहाँ पे बड़े बड़े घने सघन पेड़ होते हैं ना, उस इलाके का, क्योंकि उनको मान लो जाए जैसे कभी इनके ऊपर मानव ने हमला कर दिया फिर किसी कारणवश, तो उनको छिपने में आसानी होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, वुडलैंड्स का उपयोग भी करते हैं। अगला यहाँ पे देख लेते हैं ना, इनका आमतौर पर वजन की अगर हम बात करें तो 600 से लेके 1200 किलोग्राम तक इनके बीच वजन होता है। और देखिए यहाँ पे अगर इनकी लोकेशन बात करें कौन कौन से कंट्री में ये पाया जाता है, तो भारत हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, थाईलैंड हो गया और कंबोडिया में ये जो है पाए जाते हैं मुख्य रूप से। अब यहाँ पे इनकी प्रजनन की अगर हम बात करें तो प्रजनन क्या होता है, प्रजनन पूरे वर्ष भर होता है, लेकिन विशेष रूप से अक्टूबर से लेके सितंबर तक जो है ये जो है मतलब जो है बच्चे पैदा करते हैं ये लोग। और उसके बाद मादा आमतौर पर हर 2 साल में एक संतान, है ना, भैंस का बच्चा पैदा करती है। और इस प्रजाति की गर्भधारण अवधि लगभग कितने होते हैं, 10 महीने से 11 महीने के बीच होती है। जन्म के समय बछड़ों का रंग भूरा होता है। अब ये याद रख सकते हैं ना, कैजुअली क्या होता है, जितने भी भैंस वगैरह होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो तो जन्म के समय भूरे ही होते हैं, तो इनमें कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं चौथा क्या है इनके बारे में, कि इस जानवर का औसत जो जीवन काल है वो 25 वर्ष होता
है। और उसके बाद अगर हम पांचवा फैक्ट यहाँ पे बात करें तो उनके बीच कैंची है ना, उनके पास कैंची आकार का जो सिंग होता है, यहाँ पे आप लोग जो सिंग देख रहे हैं ना, ये है ना, ये एक्चुअल में ये कैंची के आकार का होता है। जैसे अभी आप लोग देख ही पा रहे हैं ना, अगर हम यहाँ पे बात करें ऐसे में है ना, जैसे कैंची होता है तो कैंची के शेप में अगर यहाँ पे रख दें तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है ना। तो सिंग होते हैं जिनकी चौड़ाई 80 से 120 सेंटीमीटर अधिक होती है ना। इसकी जो चौड़ाई है क्या बोलते हैं 80 से 120 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है ना। उसके बाद छठवा क्या है, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार IUCN द्वारा है ना लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया। अब देखिए ये भी क्या है ना, लुप्त होती जा रही है, इसलिए इसको भी 1972 अधिनियम है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार इनको भी जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है और इसीलिए इनकी जो संख्या है वो काफ़ी कम होती जा रही है, इसलिए इसको भी संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे, अब हमारा जो थर्ड नंबर कहा जाता है छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष। तो आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष के रूप में हम जानते हैं किसे, साल वृक्ष को जानते हैं। अब देख लेते हैं साल वृक्ष के बारे में और क्या क्या जानने जो लायक है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साल ट्री है ना, साल वृक्ष जो है छत्तीसगढ़ का आधिकारिक राज्य वृक्ष है। और साल ट्री का वैज्ञानिक नाम, देखिए वैज्ञानिक नाम इसको याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्यारे दोस्तों, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबुस्टा होता है ना। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो सोरिया रोबुस्टा है। और देखिए ये क्या है, वे वर्ण है ना, वे पर्णपाती अथवा अर्ध पर्णपाती पेड़ है जिनकी ऊंचाई 40 मीटर तक होती है ना। ओके, सो 40 मीटर तक होती है। उसके बाद छाल अनुदैर्ध्य के रूप में और खांचे जो हैं यौवन होते हैं। अब इनकी अगर हम बात करें, इनमें फल और फूल कब लगता है, तो फल और फूलने का जो महीना होता है वो होता है मार्च से लेके जुलाई के बीच इनमें फल और फूल जो है लगते हैं। अब देख लेते हैं इनके वितरण क्या है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट में, तो देखिए यह भारत उपमहाद्वीप में हिमालय के दक्षिण में और पूर्व में अगर हम बात करें तो म्यांमार से लेकर नेपाल तक, भारत और बांग्लादेश तक एक देशीय वृक्ष है। ओके, तो ये क्या है, एक देशीय वृक्ष है जो कि आपके भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है, हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है, पूर्व में म्यांमार से लेकर नेपाल तक, फिर भारत, बांग्लादेश, इन देशों में ये क्या है, एक देशीय वृक्ष के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ पे इसकी कुछ स्पेशलिटी देख लेते हैं। तो यह मुख्य रूप से उप हिमालयी पथ में वितरित किया जाता है, जो भारत में उत्तराखंड, नेपाल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र के माध्यम से हिमालय प्रदेश के कांगड़ा से अरुणाचल प्रदेश तक प्रसिद्ध शिवालिक साल के जंगलों में निर्माण करता है। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ना, मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा और जो मुझे आपके परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीजें लगेंगी मैं वहां पे स्टार आपके लिए बना दूंगा। ओके, यहाँ पे तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के माध्यम से तराई से पूर्व घाटी तक विस्तृत श्रृंखलाओं को कवर करता है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को ये जो है कवर करता है। यानी कि अगर हम भारत में स्पेशली अगर हम बात करें तो देखिए ये हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये जो है पाया जाता है ना। यहाँ पे अब देख लीजिए, यहाँ पे जितने भी अब मैं यहाँ पे जो बताऊंगा आर्थिक महत्व जो है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। साल वृक्ष का जो आर्थिक महत्व क्या है और किस तरह से इसकी स्मगलिंग वगैरह की जाती है, जिसके कारण इसको जो है राजकीय वृक्ष देने का घोषणा की गई है या फिर राजकीय वृक्ष घोषित किया गया, उसके पीछे रीज़न है कुछ, तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे मैं इंश्योर करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं आर्थिक महत्व में। तो लकड़ी का उच्च मूल्य है ना, तो देखिए इसकी जो कीमत होती है, इस लकड़ी की जो कीमत होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा जो हाईली होती है ना। और ये क्या है, एक रेयर जो एरिया होता है जो काफ़ी ज़्यादा है ना, मतलब ये क्या है, अगर आप छत्तीसगढ़ में जब कभी आप विजिट करें, अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आप देख पाएंगे ये जो है ना, ये साल वृक्ष हर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये एक स्पेसिफिकेशन लोकेशन वाला इलाका होता है, जहाँ पे मैंने आपको अभी इसके इन्वायरमेंट के बारे में बताया, उन्हीं जहाँ पे पर्णपाती या फिर अर्ध पर्णपाती जो इलाके हैं छत्तीसगढ़ के, वहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या होता है, ये जो लकड़ी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है और है ना, ये जो है, और सबसे पहले ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सीधे आपको देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको ज़्यादा आड़ा तिरछा देखने को नहीं मिलेगा बाकी पेड़ के कंपेरिजन में, है ना। तो ये क्या है, और इसीलिए इसकी जो स्पेशलिटी के कारण इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, जिसके कारण इसको है ना काटा जाता है और काटने के बाद इसको बहुत ही मतलब गैर कानूनी तरीके से बेचा जाता है ना। तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि इसका जो मूल्य होता है काफ़ी उच्च होता है और छाल का उपयोग कमान के लिए किया जाता है ना। अब उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि साल का पेड़ है ना, साल दम्मर नामक एक है ना
ओलेसोरिन पैदा करता है, जिसका उपयोग धूप के रूप में किया जाता है। आप सभी को पता है कि अगर आप चाहे आप इसके जो छाल है उसको काटें या फिर ना काटें तो इसमें एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जो जब पौधे से लगा होता है तो चिपचिपा होता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद ये क्या होता है, जो यहाँ पे एक साल दम्मर जिसको अपन बोलेंगे, है ना, साल दम्मर नामक एक जो ओलेरोसिन जो है ना, ओलेरोसिन जो पैदा करता है वो क्या है, कुछ दिन के बाद वो सूखना चालू हो जाता है, जिसको लोकल लोग या फिर मार्केट में धूप के रूप में भी प्रयोग किया जाता है ना। और ये जो निकालते हैं ना साल दम्मर, तो साल दम्मर का जो उपयोग क्या है, पेंट और वार्निश के रूप में भी इस्तेमाल में किया जाता है, और नावों को, है ना, और नावों को ढकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं तीसरा और क्या है, यह व्यापक रूप से जूता पॉलिश में उपयोग के लिए और कार्बन पेपर और रिबन बनाने के लिए और नरम मोम को सख्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो भाई इसका जो आर्थिक महत्व में ना, ये वाला जो टॉपिक है तीसरा और दूसरा, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में हो सकता है कि ऐसे चीज़ें पूछ सकते हैं ना। और खास करके देखिए जूता पॉलिश में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ जो कार्बन पेपर हो गया और रिबन बनाने के लिए, है ना, रिबन बनाने के लिए नरम मोम को सख्त करने के उपयोग में लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लीजिए, जो आर्थिक महत्व के लिए के परिदृश्य से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि आदिवासी कभी कभी इनकी पत्तियों का उपयोग तंबाकू लपेटने और प्लेट, है ना, और प्लेट और कप बनाने के लिए भी करते हैं। अगला चीज़ यहाँ पे देख लिए, पारंपरिक अगर उपयोग की अगर हम बात करें तो आदिवासियों के त्योहारों और शादियों में, है ना, साल के पेड़ का विशेष महत्व है। और उसके बाद यहाँ पे जनजातियों में यह माना जाता है कि जब तक दूल्हा साल के पेड़ पर, है ना, पेड़ पर बनी वेदी पर नहीं बैठता तब तक उसकी शादी जो है अधूरी मानी जाती है। मतलब शादी का कोई मतलब ही नहीं होता। तो पारंपरिक उपयोग को भी आई होप आप समझ गए होंगे, और इसका जो आर्थिक महत्व है आप इसको भी समझ गए होंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ सारा कंटेंट आपको समझ आ रहा होगा। बाकी समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं, और चैनल में पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है 4th नंबर का, है ना, ये है क्या, आपका छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह। अब देखिए भाई छत्तीसगढ़ का ये यहाँ पे आई होप उम्मीद करता हूँ आप सभी इसका जो राजकीय चिन्ह है आप उसको देख पा रहे होंगे, है ना। यहाँ पे जो दिया गया ये क्या है, छत्तीसगढ़ है ना, 36 किले हैं जिनको छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये जो क्या है आपकी, ये जो है आपकी धान की बालियाँ हैं, है ना, धान की बालियाँ लिख देता हूँ मैं, है ना। यहाँ पे ये जो है क्या है, धान की बालियाँ हो जाती है। और ये क्या है, भारत का ये जो है अशोक स्तंभ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये आपकी है ना एनर्जी का सिंबल हो जाता है ना। तो और उसके बाद ये जो आपको वाइट वाला जो इलाका मतलब जो पूरा सर्कल दिखाई दे रहा है ना, वाइट वाला बैकग्राउंड, ये एक्चुअल में क्या है आपका पीस, है ना, ये जो है आपका शांति का प्रतीक होता है। तो चलिए अब यहाँ पे जान लेते हैं इंपॉर्टेंट जितने भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताया वो सारा चीज़ आपको बताता हूँ। तो ठीक है, राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करते हुए 4 सितंबर, है ना, 4 सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रतीक अपनाया गया। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि ये जो छत्तीसगढ़ का जो राज्य चिन्ह है उसको कब अपनाया गया, तो उसे अपनाया गया है 4 सितंबर 2001 को, है ना। उसके बाद देख लीजिए ग्रीन सर्कल, जो यहाँ पे जो ग्रीन सर्कल है, अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ये जो ग्रीन सर्कल किसको शो करता है, ये छत्तीसगढ़ के जो ये जो है ना, ये छत्तीसगढ़ का नाम जैसे छत्तीसगढ़ है तो ये जो 36 किले हैं इसी के नाम के आधार पर छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ रखा गया है। एक तथ्य ये भी है, और जब हम यहाँ पे और डीपली देखेंगे तो उनमें और किन किन कारणों से छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, है ना, क्या मिथ था उसके पीछे, वो सारा चीज़ जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इस ग्रीन सर्कल के बारे में। तो ग्रीन सर्कल क्या है, तो ग्रीन सर्कल प्रतीक को रेखांकित किया गया है। ग्रीन सर्कल राज्य में पहले से मौजूद 36 किले को दर्शाता है। जैसे मैंने आपको बताया ये जो छत्तीसगढ़, ये जो ग्रीन सर्कल है वो छत्तीसगढ़ में जितने भी 36 किले हैं उनको शो करते हैं। उसके बाद दूसरा जो आता है अशोक स्तंभ, यहाँ पे ये हो जाता है आपका दूसरा जो है अशोक स्तंभ। तो अशोक स्तंभ, है ना, लाल रंग के प्रतीक में केंद्र में मौजूद है जो भारत के प्रतीक को दर्शाता है। यानी कि ये जो हमारा जो अशोक स्तंभ है वो शो करते हैं हमारे इंडिया को, हमारे भारत को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद तीसरा जो पे ये जो तीसरा हो जाता है आपकी धान की बालियां, है ना, द गोल्डन स्ट्राइप्स, यानी धान की सुनहरी बालियां। तो धान की सुनहरी बालियां राज्य को, है ना, राज्य को भारत के चावल के कटोरे के रूप में दर्शाती है। क्योंकि आपको पता है कि भारत में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है, इसलिए ये जो धान की बालियां हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य को धान के कटोरे के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे चौथा नीला रंग, यहाँ पे जो जिसको मैंने आपको एनर्जी के रूप में बताया, तो नीला रंग क्या है, ऊर्जा का प्रतीक नीला रंग है, ऊर्जा अधिशेष की स्थिति को दर्शाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जो तिरंगा,
है ना, तिरंगा का प्रतीक है ना यहाँ पे, ये जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो तिरंगा है यहाँ पे, है ना, तिरंगा का प्रतीक। तो तिरंगा जो है, तिरंगा प्रतीक छत्तीसगढ़ की नदियों को दर्शाता है, जो राज्यों की समृद्धि का संकेत है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो तिरंगा जो है नॉर्मल तिरंगा नहीं, यहाँ पे सबसे पहले ये ऊपर उठा है, फिर धंसा है, फिर ऊपर उठा है, फिर धंसा है, यानी कि ये जो तिरंगा है वो छत्तीसगढ़ की नदियों को दर्शाता है, नदियों को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की समृद्धि का संकेत है। उसके बाद यहाँ पे जो पृष्ठभूमि का रंग, यहाँ पे ये जो पृष्ठभूमि है जिसका रंग व्हाइट है, सफेद है, ये क्या दर्शाता है, तो सफेद रंग है ना, पृष्ठभूमि का सफेद रंग राज्य की शांति और समृद्धि का प्रतीक है। उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ का प्रतीक, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्लोगन एक हिसाब से मैं बोल सकता हूँ, है ना, यहाँ पे स्लोगन मैं बोल सकता हूँ छत्तीसगढ़ का, तो वो क्या है, पहले अविश्वसनीय छत्तीसगढ़ था, यानी कि इनक्रेडिबल इन छत्तीसगढ़ था, लेकिन अब उसको जब से कांग्रेस की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, है ना, माननीय भूपेश बघेल जी की अभी सरकार है कांग्रेस की, तो उन्होंने जो राज्य का लोगो है, जो मोटो है, उसका चेंज कर दिया, उसको चेंज कर दिया, यानी कि जो टैग लाइन है अब वो छत्तीसगढ़ का क्या है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, है ना, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये क्या है, अब छत्तीसगढ़ का ये नया टैग लाइन है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो आप सभी को पसंद आया होगा, समझ आया होगा। बाकी जब MCQ जब मैं आप लोग को लेके आऊंगा ना इन सारे टॉपिक से, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जरूर से जरूर पसंद आएगा प्यारे दोस्तों। अब देख लेते हैं अगला, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत, तो यहाँ पे जो है ना जो स्टेट सॉन्ग है, अब हम उसकी बात करें तो देखिए जो अरपा पैरी की धार है ये छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पता होगा और आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत कौन सा है। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा चीज क्या है कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 2019 के वार्षिक उत्सव समारोह के दौरान अरपा पैरी के धार को छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत बनाने की घोषणा की, जो कि अब बन चुका है ना। उसके बाद इसकी अधिसूचना जारी कब की गई, 18 नवंबर 2019 को इसकी अधिसूचना जारी की गई, जिसके अनुसार अब जो है अरपा पैरी के धार छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत बन चुका है। अब यहाँ पे इसी के अनुसार प्रारंभ में सभी महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों में राज्य गीत का पाठ किया जाएगा, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण जो शासकीय योजना मतलब शासकीय कार्यक्रम जितने भी होते हैं वहाँ पे सबसे उसको जो शुरू करने से पहले जो छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है जो अरपा पैरी के धार है उसको पहले गाया जाएगा, उसके बाद ही जो आगे का कार्य है वो संपन्न कराया जाएगा। यहाँ पे पांचों फैक्ट देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार राज्य गीत अरपा पैरी की धार को सार्वजनिक कार्यक्रमों और बैठकों में गायन या फिर पाठ के लिए 15 सेकंड की अवधि को माननीकृत किया गया, यानी कि जो अरपा पैरी की धार है, हालांकि मैं अभी आपको इसका जो लिरिक्स है वो दिखाऊंगा, है ना, वहाँ पे किन और क्या क्या फैक्ट है जो आपके परीक्षा के परिदृश्य से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज़ इंक्लूड बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मेजर चीज़ यहाँ पे मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत का जो गायन का समय है वो 15 सेकंड रखा गया। जैसे हमारा जो नेशनल एंथेम है यानी कि जन गण मन जब हम गाते हैं तो उसको कितने में कंप्लीट किया जाता है, 52 सेकंड में उसको गाया जाता है, 52 सेकंड उनका टाइम ड्यूरेशन है उस गाने को कंप्लीट करने का। इसी प्रकार जो अरपा पैरी के धार है उस गाने को कंप्लीट करने के लिए, उस गीत को गाने के लिए टोटल 15 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है ना। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये गीत है, अगर आप वीडियो को पॉज करके देखना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अरपा पैरी के धार है ना, महानदी है अपार, तो ये इस प्रकार से इसका मतलब जो गाना है लिरिक्स है जो कि मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए ताकि आपको याद अगर ना हो तो आप याद कर सकते हैं और देख सकते हैं, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपके परीक्षा के परिदृश्य से और क्या इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ, है ना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या है, देखिए सबसे पहले इनमें 4 नदियों का उल्लेख है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है उसमें छत्तीसगढ़ के कुल कितने नदियों का और किन किन नदियों का उल्लेख आपको मिलता है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस गीत में, है ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस गीत में अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार में अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल हमें 4 नदियों का उल्लेख मिलते हैं। कौन कौन सी नदी हो गया, अरपा हो गया, पैरी हो गया, महानदी हो गया और इंद्रावती। अब ये नदी कहाँ कहाँ पर है गाना मैं आपको दिखा देता हूँ इस गीत में। सबसे पहले अरपा हो गया, पैरी हो गए, 2 नदियाँ हो गए, उसके बाद यहाँ पे तीसरा हो गया इंद्रावती और यहाँ पे ये हो गया आपका इंद्रावती, है ना, यानी कि अरपा पैरी महानदी इंद्रावती। ओके, तो देखिए मेरे साथियों यहाँ पे 4 जो नदियों के नाम है वो आपको मिल गया। उसके बाद यहाँ पे और क्या है, आपको 7 जो जिले हैं छत्तीसगढ़ के, जो 7 जिले हैं 7 डिस्ट्रिक्ट हैं उनका उल्लेख इस गाने में आपको मिल जाएगा। अब वो जिले कहाँ कहाँ पर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप आएंगे, ये हो गया रायगढ़, उसके बाद
उसके बाद यहाँ पे सेकंड हो गया आपका सरगुजा हो गया, फिर बिलासपुर हो गया, फिर रायपुर हो गया, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे दुर्ग हो गया, फिर बस्तर हो गया और उसके बाद नांदगांव, है ना। तो और यहाँ पे 7 जिलों का जो है आपको वर्णन मिल जाता है ना। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, ये जो कंटेंट था, उम्मीद करता हूँ सारा कंटेंट आपको ज़रूर से ज़रूर समझ आया होगा यार। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करिए, है ना। सपोर्ट करने का मतलब बस इतना है कि चैनल में पहली बार विजिट किया हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। और